वेलकम बैक नाज़रीन। बेट साहब 14 पॉइंट्स मेरे सामने हैं जिसके अंदर अमेरिका नाकाबंदी ख़त्म करेगा, अपना हुर्मज़, ईरान की तामीर नौ के लिए माली वसाइल, पाबंदियों का खात्मा। कौन से सेंसिटिव पॉइंट्स है जिसमें दो तो खैर हमें नज़र आ भी गया, अपना हुर्मज़ और उसके साथ साथ जो है वो हम देख रहे हैं कि तामीर नौ के लिए भी ट्रंप ने कह दिया कि मैं 10 सेंट भी नहीं दूंगा। मज़ीद कौन से पॉइंट्स आपको लग रहे हैं जो सेंसिटिव है और उसके ऊपर दोबारा से इख्तलाफात हो सकते हैं? तलाक तो किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि एक तो ज्यूश लॉबी है, जैसे आपका पहले भी जिक्र हो रहा था। जी। अ, और उसके साथ साथ हम अपने अपने अगर गिडन लीवी है, हेड्स के चीफ एडिटर है, उनका एक इंटरव्यू चल रहा था। उन्होंने कहा कि ये डील तो बहुत अच्छी है, इट्स अ डील ऑफ द सेंचुरी, लेकिन अगर इसको कोई एक्सप्लॉइट करेगा, सैबोटाज करेगा, वो जो है वो ट्रम्प करेगा, वो नेतन्याहू करेगा। उन्होंने कहा दो ईरान इज अ बिग विनर, और वो नेतन्याहू जो है ना, ही इज रिस्पांसिबल फॉर डैमेजिंग इजराइल, तो उसको हजम नहीं हो रहा। और कल नेतन्याहू का जो बयान है वो आया, उसने कहा कि जी हम तो इंडिपेंडेंट हैं, हम इस डील को एक्सेप्ट नहीं करते। अभी जो लॉबीज वहां पे, जैसे पहले भी जिक्र हो रहा था, और वो बड़ी जो प्रो जूइश लॉबी है, उसके अंदर से जितने बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि हम तो जी इस चीज को कबूल नहीं करते, ये तो इसराइल की शिकस्त है, और आप किस तरह ईरान को इतना लिवरेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये चीजें तो चलती रहेंगी। असल में जो जरूरी चीज है जो नजर आ रही है, वैसे मैं कहने से एक पहली चीज कह दूं कि आर्टिकल 224 पास हो या ना हो, लेकिन जो इसराइल सीआईए का और मोसाद का जो आपस में नेक्सस चलता है, वो तो किसी से छुपा नहीं है। आपको पता है कि कुवैत के अंदर एक बहुत बड़ा मोसाद का हेडक्वार्टर था, और उस मोसाद के हेडक्वार्टर के साथ सीआईए का हेडक्वार्टर। इसी तरह आप अगर कतर में चले जाएं और वो अल अदीद एयरबेस पे चले जाएं, तो इनकी कॉपरेशन जो है, ये तो अपना डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, वो बहुत क्लोज तरीके से चलती है। और जितना भी अमेरिका इसराइल बनाता है, वो सारे का सारा इसराइल जाता है। अभी जो बाइडेन आज का जो अपना जीडी वैंस की स्टेटमेंट आपकी नजर से गुजरी होगी, उसने कहा जी जितनी जंग लड़ी है इसराइल ने, वो असला है जो हमने हमारे अमेरिकन टैक्स पेयर की मनी से दिया गया था इसराइल को। वो उसकी आज की स्टेटमेंट है। देन डे बिफोर यस्टरडे उससे पूछा गया था कि जी आप ये बताइए कि आप किसके, मतलब इसराइल के अगर ना करें तो क्या आप इसराइल को फेवर करेंगे? उसने कहा जी इसराइल का अपना इंटरेस्ट है, अमेरिका का अपना इंटरेस्ट है, एंड हमारे लिए अमेरिका इंटरेस्ट इज फर्स्ट। सो देयर इज अ डिवीजन जो नजर आ रही है अभी आने वाले दिनों में, उसने ब्रॉडन होना। और एक बड़ी चीज आपको, अदर देन जो कि अमेरिका पे बात हो रही है, तो मैं एक चीज मेंशन करता चलूं, अदर देन दी मेमोरेंडम, एक किताब आई है, और उस किताब का नाम है रिजीम चेंज बुक, रिजीम चेंज। और उस रिजीम चेंज के जो किताब है, वो लिखी है अपना मैगी हैबरमैन है, न्यूयॉर्क टाइम्स के एक बड़े सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है, और एक जोनाथन मार्क है, दोनों ने किताब लिखी है, और वो बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है। उसके अंदर उन्होंने ये बताया कि एप्स्टीन फाइल के ऊपर जब उसका केस सिचुएशन रूम में सुना गया था, और वहां पे सीआईए का भी बैठे हुए थे और एफबीआई के भी लोग बैठे हुए थे, तो वहां पे सिर्फ लोन वाइज जेडी वैंस की थी, जिसने कहा था कि इसको ट्रांसपेरेंसी के लिए इसको पब्लिक कर दे, जबकि सूजी वांस जो है उसने इसके खिलाफ वोट किया था, शी वेंट क्रेजी। तो वहां पे जो अब लीडरशिप का जरा देखिएगा कि अगर एप्स्टीन फाइल आ जाता है, तो जेडी वैंस का और ट्रंप का आपस में जो आने वाले दिनों में, क्योंकि आपका जेडी वैंस इज द नेक्स्ट कैंडिडेट फॉर द फ्रॉम मे बी द नेक्स्ट कैंडिडेट फॉर पब्लिक, तो उसकी एक डिस्टेंस नजर आएगा अभी आपको अमेरिकन लीडरशिप के अंदर भी। और इससे पहले ये भी मीडिया कहता रहा कि जितनी डिस्कशन होती थी उसके अंदर ईरान की वॉर के हिसाब से, वो जेडी वैंस जो है वो ही वाज नॉट इन उसके फेवर में वो नजर नहीं आता था कि आप जाके अटैक करें, और ईरान डील पे जो बातचीत हुई है, तो वहां पे लीडरशिप का भी आने वाला, अदर देन व्हिच हैज बीन ऑलरेडी बीन मेंशन्ड कि जो वहां पे ज़ियोनिज्म, और इसके अंदर इजराइल के अंदर देखें कि जो कंजर्वेटिव ज्यूज हैं, जो वो काले काले वो पहनते हैं, लंबे लंबे बाल उनके, दे वर वो मुजाहरा कर रहे थे इसराइल के खिलाफ, वो यहूदियों के खिलाफ मुजाहरा करते, वो कहता है, बल्कि अमेरिका में उन्होंने मुजाहरे किए कि जी ये जो ज़ियोनिज्म है, ये जितनी दहशतगर्दी हो रही है, तो इसलिए आने वाले दिनों में आई थिंक
हसन खान साहब ने जिस तरह कहा है और बाकी चीजें भी हैं, देयर विल बी अ डिफरेंस पॉलिसीज में अमेरिकन के अंदर। अब जहां तक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का ताल्लुक है, उसको अगर आप किसी भी तरीके से अगर आप उसको जो ट्रम्प की G7 की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, G7 की जो वहां जाके जो उन्होंने किया, उसकी अगर तनाजुर में देखें तो या आप हंसेंगे या आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि ट्रम्प साहब एक्चुअली है क्या चीज। बड़ी क्योंकि चीज है। उन्होंने वहां मतलब मुझे वो बड़ी बड़ी हैरानी चीज है। किया उसके पॉइंट देख के कि ये है क्या, मतलब व्हाट टाइप ऑफ, मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो क्या है। उसने कहा जी, उसने वहां कहा जी ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल से किसी को खतरा नहीं है। हाँ जी। उन्होंने कहा जी, अगर ऐसे खित्ते में बाकी मुल्कों के पास बैलिस्टिक मिसाइल है तो ईरान आल्सो हैज अ राइट टू हैव बैलिस्टिक मिसाइल। साथ वो कहता है कि जी बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं ना, वो एक लोकेशन को हिट करते हैं, जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है ना वो एक एरिया को हिट करता है। फिर वो कहता है कि जी ईरान को आजादी के वो चीपर ऑयल बेचे और हम ये चीपर ऑयल इसलिए बेचेंगे कि जो वो रिड्यूस रेट पे चाइना को जो तेल देता है उसको कंट्रोल किया जा सके। अब ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आया वैसे ट्रम्प साहब का कहना कि ये उनसे हम पता करेंगे। उन्होंने कहा कि जी ईरान की जो फ्रोजन मनी है वो हमारा पैसा तो नहीं है, वो तो ईरान का पैसा है, तो वो उनको रिलीज होना चाहिए। उसके बाद जो $300 बिलियन की बात है, उसके ऊपर जेडी वैंस साहब पहले उनसे सवाल किया गया था, तो उन्होंने ये कहा था कि जी हाँ जी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द गुड बिहेवियर ऑफ ईरान के जी हम वो देते हैं नहीं देते। फिर ट्रम्प साहब कहते हैं, उनसे किया गया कि जी वो ट्रम्प साहब ने खुद ही कहा कि अमेरिका में बहुत सारे लोग हैं जी जो इस डील के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि डील तो आप, वो कहते जी आप मुझे बताइए अगर हम ईरान पे बॉम्बिंग जारी रखते, तो उन्होंने 3 फिगर्स कहे। उन्होंने कहा अगर ईरान पे बॉम्बिंग जारी रखते तो 5,500 मिलियन, 600 मिलियन, 700 मिलियन का हमारा खर्चा हो जाना था, तो हम वो खर्चा कहाँ से करते। हमारे तो एमुनिशन के रिजर्व खत्म हो गए, हमारे तो एमुनिशन खत्म हो चुका है और हमारे एमुनिशन के रिजर्व जो है वो भी 4 हफ्तों में खत्म हो जाने थे और वो रिजर्व जो है वो सारी दुनिया में पड़े हुए। तो फिर उन्होंने कहा स्टेट ऑफ हॉर्मस तो ईरान की है जी, उसको वहां से शिपिंग लेन जो है वो गुजरनी चाहिए, वहां उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब पहले वो कहते थे कि जी ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज खत्म करो, वो कहते थे जी न्यूक्लियर, उन्होंने कहा जी हम जो उनका न्यूक्लियर आर्सेनल जो है वो तो हमने डबरी के अंदर दबा दिया है। तो भाई अगर दबा दिया तो फिर न्यूक्लियर पे मुज़ाकरात किस चीज के कर रहे हो यार। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की जितनी क्लॉजेज है उनको ट्रम्प साहब ने और स्ट्रेंथन कर दिया अपने बयानों से, तो वो तो अप्रूव हो जाएंगी। वो तो ईरान फिर जैसे उसने जिगडर लेवी ने कहा है कि ईरान इज ए स्ट्रेटेजिक विनर, तो ट्रम्प ने खुद ही कह दिया कि जी वो तो ईरान जो है वो तो उसको तो राइट है कि वो अपने पैसे ले, वो हमारे पैसे थोड़े ही हैं, वो तो ईरान के पैसे हैं, तो ईरान को आज़ादी के उन पैसों को ले। सो ये चीज़ें हैं कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में जब बातचीत चलेगी तो मेरा ख्याल है, मुझे लगता है ये 60 से 90 डेज हो जाएंगे, हो सकता है 90 से 120 डेज हो जाए, क्योंकि इसको अब वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आगे चलेंगी। और जो आपको पता है कल जो एम्बुश किया है हिजबुल्लाह ने, उसने इजराइल के मतलब एक बटालियन कमांडर था, 5 से 2 ब्रिगेड है गालबन उसका एक बटालियन है, बड़ी उनकी प्राइस बटालियन है, बड़ी इलीट बटालियन, उसके सीओ को मार दिया। उसके बाद 13 लोग जो मारे गए और कोई 26 के करीब जख्मी है। वो एम्बुश ले किया था उन्होंने जो सदरन लेबनान में। अब उसके बाद आपने देखा एक और डेवलपमेंट देखिए जो आज की तारीख में हुई है, और ट्रम्प साहब की स्टेटमेंट टाइम्स ऑफ इसराइल में छपी हुई है। वो ये कहते हैं कि जी अब ईरान के दरमियान, अब सॉरी लेबनान और हिजबुल्लाह के दरमियान, इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान मुज़ाकरात होंगे और लेबनान के दरमियान। इसका मतलब ये है कि उन्होंने हिजबुल्लाह को एक स्टेक होल्डर तस्वुर कर लिया है। और इससे पहले अगर आप याद हो, जब लेबनान के वजीर आजम के और इसराइल के वजीर आजम के मुज़ाकरात हुए थे, उस वक्त जो लेबनान की पार्लियामेंट के स्पीकर हैं नबी बैरी साहब, जो एक अमल पार्टी के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने कहा था कि जब तक आप हिजबुल्लाह को शामिल नहीं करेंगे इन मुज़ाकरात में, लेबनान में अमन नहीं आ सकता। तो आज चलें एक कदम आगे जाके ट्रम्प साहब ने लेबनान हिजबुल्लाह को भी एक स्टेक होल्डर तस्वुर कर लिया। सो दीज आर, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की ये तब्दीलियां हैं जो हमको नजर आ रही हैं, और उसके जरिए वेरी ब्रीफली कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर है, खास तौर पे एक मिडिल ईस्ट का नया ऑर्डर है जिसमें जो तरतीब दिया जाएगा उसमें पाकिस्तान का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा, उसमें ईरान का भी एक रोल होगा, उसमें टर्किया का भी एक रोल होगा। बिल्कुल सही साहब। और उसके साथ साथ एक और चीज कहता चलूं
जी। वो ये है कि आपने देख लिया कि भारत के मोदी साहब के साथ क्या हुआ है ओ G7 से। वो वो मैं दाएं जाते थे, ट्रम्प बाएं चला जाता उनको था, बड़ी बाएं इज्जत जाते मिल थे, रही है। ट्रम्प वो मैं कह रहा था सर उसके एंटरटेनमेंट का। बाद उसने उनके मैं मुंह पे कह दिया कि भाई इसको आप देख रहे हैं, he's a big killer। जी ब्रिगेडियर साहब इंडिया को terrorism ब्रिगेडियर साहब मैंने एंटरटेनमेंट का चंक थोड़ा सा लास्ट में रखा हुआ था। हाँ अच्छा। मैं कह रहा था वो उस वक्त थोड़ा सा हम अच्छा, entertainment। थोड़ी जरा सीरियस Very डिस्कशन good, कर ठीक ले है, तो ठीक फिर है। हम उस पर भी अच्छा, जो है लोग वो बोला। आएंगे। हसन खान साहब कितना पायदार ये वायदा आपको लग रहा है, जहाँ पे इजराइल वायदे के पीछे पड़ा हुआ है, जेडी वैंस और ट्रंप जो है वो तनकीद भी कर रहे हैं, कुछ फासला नजर भी आ रहा है इजराइल अमेरिका के दरमियान। देखें, ये मायदा जो है मेरी नज़र में हो जाएगा इवेंचुअली, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से ऑथराइजेशन भी चाहिए, पास होना चाहिए। अभी वो एक बहुत बड़ी हर्डल है इस वक्त। आज फ्रेंच गवर्नमेंट ने कहा है कि जब तक न्यूक्लियर इश्यूज पे क्लैरिटी नहीं आ जाती तब तक ये एमओयू हम रेटिफाई नहीं करेंगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। ये बहुत बड़ा बयान है फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आज आया है, आज दोपहर को। तो मेरी नज़र में अभी हफ्ता 10 दिन के बाद आप देखेंगे कि कुछ मामला जो हैं इजराइल के लिए अच्छे नहीं होंगे। उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं अमेरिकन गवर्नमेंट के अंदर, जिसमें जेडी वैंस बहुत बड़ी वॉइस हैं, उसमें और भी कांग्रेस के अंदर बहुत सारे लोग हैं, वो ये समझ रहे हैं कि इजराइल का जो इन्फ्लुएंस अमेरिका के अंदर है, जिस तरह मैं जिक्र भी कर रहा था पहले, वो अमेरिका को अंदर से, अमेरिकन गवर्नमेंट को अंदर से खोखला कर रहा है। क्योंकि हम अमेरिका फर्स्ट को बिलीव करते हैं और वो इजराइल फर्स्ट में बिलीव करते हैं, जो इजरायली गवर्नमेंट है। और उनके जो चाहने वाले हैं अमेरिका के अंदर, चाहे वो सहाफ़ी की शक्ल में हो या कांग्रेसमैन की शक्ल में हो या कि नुमाइंदे की शक्ल में हो, उनका जो इन्फ्लुएंस है वो कम होता जा रहा है। तो अगले 10 दिन में आप देखेंगे कि अभी आप देख रहे हैं कि ट्रम्प साहब भी कभी कुछ बयान देते हैं, कभी कुछ बयान दे रहे हैं। वो उनकी नेगोशिएशन टैक्टिक्स होती हैं बेसिकली। वो सीरियसली नहीं समझते कि जी मैं आज हमला कर दूंगा ईरान पे, या कल मैं नेवल ब्लॉकेट कर दूंगा, या आज रात में कुछ कर दूंगा। वो उनका एक तरीका होता है निगोशिएशन करने का, जो कि उन्होंने अपनाया है 2-3 माह से, ताकि ये जंग से निकल पाए। और वो जंग से निकल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। आज आपने देखा होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो गया है। इसका मतलब है मुज़ाकरात अपनी सिमत में सही ट्रैक में जा रहा है। तो मैं और मजीद ऐड करना, आप ब्रिगेडियर साहब ने रजीम चेंज की अभी एक बात की थी, उस पर मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आप कोल्ड वॉर के दौर में देखें तो रजीम चेंज सीआईए की स्पेशलिटी होती थी और सोवियत यूनियन की भी स्पेशलिटी होती थी। फोटे है ये, तो वो होती है, ये अभी भी है, कुछ जगहों पे चलती आ रही है। सोवियत यूनियन जो है वो सैटेलाइट स्टेट बनाता था ईस्टर्न यूरोप के अंदर या मिडिल ईस्ट के अंदर, कुछ स्टेट्स को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता था। अमेरिका जो है वेस्टर्न यूरोप के ऊपर करता था और कुछ मिडिल ईस्ट के स्टेट्स के ऊपर करता था। तो डिवाइड होता था कोल्ड वॉर के अंदर। तो वॉर्सा पैक्ट जो था सोवियत यूनियन का, वो था काउंटर टू नेटो, ठीक है। वो 1955 में वॉर्सा पैक्ट था, 1949 में नेटो था। तो उसके तहत फिर सोवियत स्टेट बने ईस्टर्न यूरोप के अंदर। उसमें प्रोमिनेंट स्टेट ईस्ट जर्मनी थे, हंगरी थे, चेकोस्लोवाकिया थे उस वक्त का जो मुल्क था। तो रजीम चेंज जो है, इवन साउथ ईस्ट एशिया में अगर आप देखें, वियतनाम की जंग क्यों शुरू हुई थी, उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि साउथ वियतनाम जो उस वक्त का एक मुल्क था, उनके सदर को सीआईए बैक कूप में मार दिया गया नवंबर 1963 में, जस्ट अ फ्यू वीक्स बिफोर जेएफके वाज असैसिनेटेड। उनके जो सदर थे उनको कहा जाता था कि वो डिक्टेटर हैं, टोटलिटेरियन हैं, लेकिन वो अपनी आवाम के लिए बेनिफिशियरी होते थे। वो एक डिबेट अपनी जगह है, लेकिन उनको जिस तरह मारा गया था 24 घंटे के अंदर कू करने के बाद, तब की यही रहा है कि ये यहाँ से वियतनाम जंग की शुरुआत शुरू हुई थी असल में, जो कि 10 साल के लिए अमेरिका को एक दलदल में फंसा गया था। फिर रिचर्ड निक्सन साहब ने पेरिस पीस अकॉर्ड 1973 में जाके किए थे। वो इस जंग से निकलना चाहते थे। और मजे की बात है कि वो खुद एक रिपब्लिकन प्रेसिडेंट थे, जस्ट लाइक प्रेसिडेंट ट्रम्प इज। एंड पेरिस पीस अकॉर्ड की रेपुटेशन इस दफा फिर वर्साइल्स में हुई है। वर्साइल्स भी पेरिस में के पास एक पैलेस है, जो फ्रेंच नोबिलिटी का पैलेस है। वहां पे ये
MOU की डॉक्यूमेंट साइन हुई है ट्रम्प साहब की तरफ। तो हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ, बट द बिगेस्ट स्पॉइलर राइट नाउ इज इजरायली गवर्नमेंट। नेतन्याहू साहब जो है ना वो टू स्टेट सोल्यूशन में बिलीव करते हैं, ना वो फलस्तीनियंस के राइट में बिलीव करते हैं, ना लेबनीज के राइट में बिलीव करते हैं। वो चाहते हैं कि मैं सारे खित्ते में मैं ही बादशाह रहूं और कोई ना रहे वहाँ। वो यहाँ तक इतने नहीं, वो तो इजरायली पूरी दुनिया का opposition प्लान कुछ नहीं किए हुए मानते। हैं। अल्टीमेटली तो वो हसन पूरी दुनिया का प्लान किए हुए हैं। वो एक अलग डिबेट है, लेकिन वो इमीडिएट उनके शॉर्ट टर्म प्लान ये है कि वो मिडिल ईस्ट पे कब्जा करना चाह रहे हैं, बिल्कुल जो सही। कि उनके लिए रुकावट बनती जा रही है। बिल्कुल सही है। मैं सब ये बताइएगा, दोबारा जंग का खतरा तो नहीं है? कैलकुलेट कर लिया दोनों मुल्कों ने, ईरान ने अमेरिका को, अमेरिका ने ईरान को, या अभी भी कोई चांसेस नहीं, हो मेरा सकता ख्याल है कि अभी बड़ी अच्छी यानी तज्जिया पेश किया गया कि इरिटेंट्स ऑफ पीस तो रहेंगे। दो ममालिक जो आपस में लड़े हैं उनके पास देखें ना, जो लड़ाई भी होती है या जिसे फुल स्केल वॉर कहते हैं, वो एक प्रेसिपिटेटिंग पॉइंट होता है। यानी ये नहीं होता कि अचानक ही हो जाती है, बाज़ का ऐसे भी होता है। जैसे अभी जिक्र किया गया है कि असैसिनेशन हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी इसी तरह हुई थी, या पहले वॉर जो थी एक असैसिनेशन हुई, लेकिन वो अंदर से कोई कॉन्फ्लिक्ट्स या रिजेंटमेंट्स चल रही होती हैं, वो जाके एक ट्रिगर पॉइंट आता है जिस वो जाके फिर वो फुल स्केल वॉर में यानी ब्लोअप हो जाती है और फिर वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब ये है कि ये रियलाइजेशन वाकई पाई जाती है कि वॉर इज़ नॉट अफोर्डेबल एनी मोर। देखिए ना, ये बातें जहाँ भी हो, जितनी मर्जी कोई जज्बाती जंगी जुनून हो, जिंगुइज़म हो, भले ईरान की तरफ से हो, अमेरिका का हो, इसराइल का हो, जंग जो है वो उसका मतलब है सिर्फ तबाही, इंसानों की तबाही, जान और माल की तबाही। आप अभी हम बात छिड़ गई है जी, मिसाइल एग्जॉस्ट हो गए, वॉर इक्विपमेंट एग्जॉस्ट हो गए, आर्मामेंट्स एग्जॉस्ट हो गए, तो नेचुरली पैसा भी एग्जॉस्ट हो जाएगा, यानी एनर्जी भी एग्जॉस्ट हो जाएगी। तो जंग की एक अपनी फटीक है। तो जंग की फटीक के हवाले से मुझे नहीं लगता ये फुल स्केल वॉर बनेगी। इरिटेंट्स रहेंगे। देखें, उसमें उन्होंने भी आइडेंटिफाई किया हुआ है, अमेरिका और इसराइल समझता है कि हिजबुल्लाह इरिटेंट ऑफ पीस है, ये एक आर्म्ड मिलिशिया लेके ईरान के अज़ाइम रखता है। इसी तरह इधर भी है जी, इसराइल ने कितनी तबाहियाँ मचाई, बच्चा तक नहीं छोड़ा उन्होंने। गज़ा में देखा क्या कुछ हुआ, जो लेबनान में जिस तरह वाक़यात हो रहे हैं। तो इसके साथ साथ ये है कि एटम का जो बात है ना जी, देखें, ईरान लाइक एनी अदर कंट्री, ख़ास तौर पे ईरान की जो लीडरशिप है ना, वो एक जिंगोइस्टिक लीडर है। जिंगोइस्ट लीडर्स जो होते हैं ना, दे आर इनेमर्ड विद द पोजेशन ऑफ एटॉमिक वेपन। ये एटॉमिक वेपन एक पावर सिंबल भी है। डिटरेंस तो हम कहते ही हैं जी, डिटरेंस है, फलां है, लेकिन ये जैसे उनके मलेशियाज भी हैं, वो भी एक पावर सिंबल ही है। यस। तो ये ईरान से ये तवक्को करना कि वो एटम वेपन नहीं बनाएगा, न्यूक्लियर वेपन, ये बिल्कुल खाम बिल्कुल सही है सर। मैं जरा थोड़ा सा ब्रिगेडियर साहब, अब भारत की बात करते हैं एंड पे। भारतीय कांग्रेस जो है वो मोदी सरकार पे चंगा बरसी है सर, वो भड़क पड़ी है, और उसमें उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त रखना इसका नाम मुआहदे का, इस बात की निशानदेही करता है आलमी सतह पर पाकिस्तान की अहमियत बढ़ेगी। सर मैं भारत नहीं, मोदी सरकार की बात कर रहा हूँ। सर मोदी का आने वाले दिनों में फ्यूचर क्या देख रहे हैं? मोदी इज अ मूजी। यस, ही इज मूजी फॉर द रीजन, ही इज मूजी फॉर द वर्ल्ड, ही इज मूजी फॉर हिज ओन पीपल। यस। और उससे आपने देखा उसको जिस तरह वहां पे इज्जत से नवाजा जा रहा है। वो पहले बुचर को गुजरात कहा जाता था, अब आप उसको कहते किलर इन अमेरिका। वैसे अगर वो बेशरम ना हो तो खुदकुशी कर ले, मेरा ख्याल है। वो लेकिन वो उनके अंदर बहुत वो मोदी जो है ना बहुत बेशरम आदमी है, बेफिक्र है, इसीलिए खुदकुशी नहीं कर रहा। वो एक लफ्ज कहते तो वो बिस्ती प्रूफ है। तो अब वो 56 की छाती जो है पता नहीं वो कितने कमजोर हो गई होगी, इसलिए कि वो उनकी अपनी डूइंग्स है ना। आप एट द हीट ऑफ द बैटल जाके, आप हीट ऑफ द वॉर जाके आप इजराइल जाके अफगानिस्तान इजराइल चले जाएं, वहां से एक जाली मेडल ले आए और फिर आके तालियां बजवाएं, और इंडिया के अंदर लोग कहें भाई इजराइल का तो ये मेडल ही नहीं है यार जो उन्होंने आपको दिया है। उसके बाद फिर आप जाके उठ के अफगानिस्तान को बुला लें और कहें पाकिस्तान पे हमला कर दो। जो उनकी पॉलिसी आप देखिए ना, आज शशि थरूर साहब का बयान आपने पढ़ा होगा, कल का बयान, उन्होंने कहा कि जी ये जो ट्रम्प ने जो कुछ कहा है ना, ये उसने क्वाड के अंदर आखिरी जो कील है ना वो ठोक दी है। अब क्वाड क्या था? वो मिलिट्री अलायंस बिटवीन जापान, इंडिया और अमेरिका और ईस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो कहते हैं जी क्वाड के अंदर आखिरी कील ठोक दी गई है। अब मेरा ख्याल मुझे लगता ही है कि मोदी साहब ने कहा था ट्रम्प को कि यार मेरी फेवर में कुछ बयान दे दें, तो ट्रम्प ने फिर एक बयान दिया, उससे पूछा गया कि अगर कल वॉर हुई तो आप क्या करेंगे? उसने कहा मैं इंडिया के साथ खड़ा हूंगा। साथ उसने मोदी के हाथ पे हाथ मारा, कहता है ये बयान ठीक है ना? अब आप अंदाजा लगा एंटरटेनमेंट हो गई, एंटरटेनमेंट हो गई आपकी।
बिल्कुल सही है। इसलिए वो जब आप इस किस्म की पॉलिसीज करेंगे जहाँ पे आप दहशतगर्दी के साथ खड़े होंगे, जहाँ पे आप माइनॉरिटी किलिंग के साथ खड़े होंगे, जहाँ पे आप लोगों पे जुल्म ढाएंगे, जहाँ पे आप अपनी आवाजों को गैग करेंगे, तो उसके बाद फिर आपका इंटरनेशनल इंप्रेशन तो जाएगा या नहीं जाएगा। बिल्कुल सही है सर। कनाडा सर में मुझे जी बिल्कुल ठीक क्लोज हमारा अमेरिका में जी अभी G7 में ट्रम्प साहब ने मोदी साहब को कहा यू आर द मोस्ट हैंडसम मैन, यू द मोस्ट अच्छा, हैंडसम हाँ। पर्सन आई नो। आई थिंक ही वाज मेकिंग सार्कास्टिक रिमार्क, वो कोई सीरियसली नहीं कह रहे थे। वो इनका एक तरीका है अगले को तंजिया जवाब देना। जी तो मेरी बिल्कुल नजर में मोदी साहब को समझ नहीं आई। मेरे ख्याल में ट्रम्प साहब उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प साहब को भी आइडिया नहीं, है वो बेइज्जती कि प्रूफ है ना जी, वो इंडिया सही ने- कह रहे हैं। हम्म। जी, जो पिछले साल जो पाकिस्तान ने जो जंग जीती है मई 2025 में, उसके बाद जो हमारी जो इन्फ्लुएंस बढ़ी है वॉशिंगटन के अंदर और वेस्ट के अंदर खास तौर पे, उसकी वजह से इंडिया साइडलाइन हो चुका है। उसमें अभी बिल्कुल सही कांग्रेस सर। का क्लोजिंग से जिक्र- पहले मियां साहब आप भी एंटरटेनमेंट में हिस्सा डालें थोड़ा सा, ताकि फिर हम क्लोज करें। नहीं, मैं वही तो, उन्होंने मूजी कह दिया उसको, हाँ, मोदी सरकार जो है। बिल्कुल मैं सही तो है। पहले कह रहा हूँ कि वो बेशर्म ना हो, तो राइट खुदकुशी कर सर, लें। थैंक यू सो मच तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दिन अहम इसलिए भी था कि पाकिस्तान के किरदार की तारीफ पूरी दुनिया ने की। पेट्रोल की कीमतें कम हुई और दुआ ये है और हुकूमत को चाहिए भी ये कि इसका इम्पैक्ट आम आदमी तक पहुँचे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।